بعد بالدين أليس चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है उस हाथ को। और इस तरह हमारे पहले सीनियर अंदर आ चुके हैं तो मैं चाहूंगी आप लोग क्लैपिंग कंटिन्यू रखें। आप लोग क्लैपिंग मत रुकने दीजिए। आप लोगों को देख के बहुत हैरानी हो रही है इसलिए मैं एक बार दोबारा कहूंगी कि प्लीज तालियां मत रोकिए। मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो ड्यूटी को अंजाम दें। थोड़ा सा और अंदर उनके हिसाब से दे दो भाई। गर्ल्स के पास है आगे पास कर लाइन से ले लो। हाँ हाँ ए महफूज सर आप रुके रहिएगा। आओ जरा सर। मेरी स्पेस में कैसा लगती है
बाद में भी फोटो सेशन होगा। बराए मेहरबानी जल्दी आए। आप सीनियर हैं, आप डिसिप्लिन का परिचय दें। बराए मेहरबानी जल्दी आए, आप सीनियर हैं, आप डिसिप्लिन का परिचय आप अपने जूनियर्स को सिखा के जाएंगे आज ही के दिन। अगर किसी को नहीं लग रहा है तो जेब में रख दें। यह वो सबकी पिक्स ले रहे हैं, इसलिए कोई पर्सनल फोटो न ले। फोटोग्राफर को इसलिए बुलाया गया है, आप लोग अपनी कोई पर्सनल पिक न खिंचवाएं। फोटोग्राफर ले रहे हैं, वीडियो भी बन रही है आपकी, पर्सनल फोटो भी हो रहे हैं, सबको मिल जाए। इधर देखो अंदर बाहर लगा मन हुआ लगा आप लोग को अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो बैठ में बुला इधर ऊपर। बराए मेहरबानी महबूब सर से गुजारिश है करके 5 o'clock आपने खुद ही टाइम दिया, उसका भी इतना लेट कर रहे हैं, फिर पर्सनल फोन पिक कोई ना निकलवाए। करेंगे हम बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग अंदर जल्दी आने की कोशिश। आ जाएगा सर बार बार वेलकम करेंगे आप। दूसरा दो ना फटाफट। हाँ चलो यहाँ आई पकड़ा दी थी बड़ी पॉलिसी। जैसा कि हमें मालूम हो चुका है कि हमारे बीच हमारे कॉलेज के डायरेक्टर जो कि कायदे आजम दिया सर, मैं आपको बुलाना चाहूँगी, आप आ जाएं स्टेज पे। थोड़ा पीछे। मैम अजमल भाई से गुजारिश है कि जिया सर के वेलकम के लिए खुशामदीद वो आए हमारी महफिल में, खुशामदीद वो आए हमारी महफिल में कि बहारें जिसके कदम का तवाफ करती हैं, रौनके बज़्म नहीं बुलाएं। तालियों में कमी मत होने दीजिए। बीच के एक और टीचर सामने बैठे हुए, तो हम चाहते हैं कि वो भी स्टेज पे आ जाएं। डॉक्टर इरफान सर, सर प्लीज। चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। इसके लिए मैं डॉक्टर व हाफिज मुबस्सिर सर को दावत शुक्र देता हूं कि वो आए और तिलावत कलाम पाक करें।
खुदा, मैं उनका वेलकम इस शेर से करना चाहता हूँ कि खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदावंद मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और इस्तेआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हाफिज डॉक्टर मुबश्शिर सर माइक पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيम। बहुत खूब कहा है कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। तूने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। इसके बाद मैं चाहूँगी कि हमारे ही एक टीचर सीनियर टीचर डॉक्टर यूसुफ सर, उनका एक प्रोग्राम है, वो एक लेक्चर देना चाह रहे हैं, स्कोप ऑफ यूनानी जो कि टॉपिक है। मैं चाहती हूँ कि सर आप उसकी शुरुआत करें। संजय सर का वेलकम डॉक्टर शहजाद सर रोज देकर करेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आएँ। यूसुफ सर ने बुरहानपुर से BOMS किया है, उसके बाद में 2011 में PG किया है NIUM से। उसके साथ साथ में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाए हैं। अभी मैं देख रहा था लास्ट ईयर मुझे सिरोसिस ऑफ लीवर पे रिसर्च पेपर के कुछ डाटा कलेक्ट करने थे, तो उसमें हमने सर का भी देखा था, जिसमें TLC एक मशीन आती है प्लांट के ऊपर गालिबन है वो क्या सर, तो उसके ऊपर सर के रिसर्च पेपर मोर देन मुझे 110 ऐसी वेबसाइट है जिसपे सर को खुद भी नहीं पता है उनके रिसर्च पेपर पब्लिश है, क्योंकि जो सर ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों था। तो ये हमारे लिए बाइस फख्र की बात है कि हम इस ऐसे सर जिनको हमारे जिया सर ने सिलेक्ट किया हमारे बीच में मौजूद हैं, वो हमें आपके लिए एक और बताएं कि हम फख्र करेंगे बाइस फख्र कि सर एक की बुक भी पब्लिश हो रही है जो अंडर प्रोसेस है अभी, और इल्मुल सैदला के ऊपर, क्योंकि सर ने आपने उसी से PhD की है, और इंशाल्लाह विदिन 2 या 3 मंथ वो भी बुक आपको मिल जाएगी जिसमें अपन को ये देखने को मिलेगा कि हकीम अब्दुल हमीद ने किताब लिखी हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। जो सेमिनार जो रखा गया है तो ये यूनानी स्कोप ऑफ यूनानी मेडिसिन ग्रेजुएशन, यानी कि आप BMS करने के बाद में कौन कौन सी फील्ड में आप यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड कर सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन या फिर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो आज प्रोग्राम रखा गया है, तो ये जिस प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं तो उसमें 2 आज हालतें मौजूद हैं।
एज पर पैथोलॉजी। खुशी की हालत इसलिए है कि यहाँ पर एक साथ में 2 बैच फाइनल करके यहाँ से फारिग होने वाला है और वो अपने ज़िंदगी के नए दौर में कदम रख रहा है। और यानी कि यहाँ से आप लोगों की जो तलबा की ज़िंदगी है, यानी जो स्टूडेंट्स लाइफ है, वो अब जो बेफिक्री का माहौल था आप लोगों के लिए, वो अब ख़त्म होते जा रहा है। यानी कि आप अपना जो नया कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से आपके जो आप लोग अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए अपनी जद्दोजहद का एक नया स्टेज या नया दौर शुरू हो गया है आप लोगों के लिए। तो आज आप लोग ऐसी सिचुएशन पर यहाँ पर हैं कि आपको ये फैसला करना है कि आप ये ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या करना है और किस फील्ड में आपको बेहतर होगा। ये आप इसमें प्रेजेंटेशन में देखने के बाद में डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सा कैरियर बेहतर है BMS के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में। तो यहाँ से जाने के बाद में आप लोग एक अपने समाज का और या अपने माशरे का एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देंगे और अपना और अपने इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे। तो आज हम यहाँ पर जो कैरियर के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो इसी के बिना पर है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आप और हम सभी जो लोग हैं, तो हमने एडमिशन लेने के पहले ये सोचा था कि ये BMS है, यूनानी पैथी है। तो इस पैथी के बारे में बहुत से लोग अननोन है या फिर वो जानते हैं कि इस पैथी का क्या स्कोप है। तो जिस पैथी से हम लोग ने फारिग हुए या आप लोग फारिग हो रहे हैं, तो ये जो यूनानी पैथी है ये काफ़ी कदीम पैथी है और इसकी शुरुआत जो है हमने देखा हिस्ट्री व तारीख़ टीम में पढ़ा है कि बुखरात ने इसकी बुनियाद डाली और इसके उसूल और ज़ाब्ता बनाए और उसी उसूल और या जो ज़ाब्ते हैं तो उसको बाद में हकीम लोगों ने जो दूसरे अतिब्बा आए तो बड़े बड़े काम अंजाम दिए। जैसे इब्न सीना आप जानते ही हैं कि उनकी एक मशहूर किताब है अल कानून फित तिब। तो ये किताब आप लोगों ने तारीख़ तिब में पढ़ा होगा कि यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में तकरीबन 600 साल तक के या कुछ साल तक के उसको तालीब निसाब में शामिल किया गया। इसी तरह से ज़करिया राजी के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये जो हमारे जो पुराने कदीम अतिब्बा थे, इन्होंने काफ़ी मेहनत की। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कयास और तजुर्बे की बिना पर अपना जो मुशाहिदा पेश किया, ऑब्जर्वेशन पेश किया, उसको आज दुनिया मान रही है और साबित कर रही है कि हाँ वो सही थे। तो इस पैथी को हम अगर देखें तो इसमें शहद और मर्ज के मुताबिक प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव और क्यूरेटिव नज़रियात मौजूद हैं। आज इस मेडिसिन को दुनिया कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पे एक्सेप्ट कर रही है, ये कबूल कर रही है। लेकिन आज के इस दौर में इस सिस्टम से प्रैक्टिस करना बहुत मेहनत और मशक्क़त का काम है, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है वो साइंटिफिक दौर है। हर चीज़ का आपको लोग उसमें साइंटिफिक प्रूफ मांगेंगे कि आप कोई भी चीज़ जैसे खिल्त ले लीजिए तो लोग पूछेंगे उसको आप कैसे साइंटिफिकली इसको प्रूव करेंगे कि खिल्त ये काम करती है या सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या खिल्त का बढ़ जाए तो मर्ज हो जाता है, तो आपको इसको साइंटिफिकली प्रूव करके देना है। तो इसके लिए जो आप लोग आगे जाकर देखते हैं कि कुछ लोग रिसर्च करते हैं उसके ऊपर हर एक नज़रियात पे जो अतिब्बा ने दिया था, तो उसके नज़रिए के ऊपर वो लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या रिसर्च करते हैं। तो फिर बाद में ये साबित होता है कि जो अतिब्बा ने कहा था वो 100% सही है और उसको आज दुनिया रिटर्न वर्क में एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे थियोरिटिकली अगर हम कहेंगे कि ये चीज़ है तो दुनिया उसको नहीं मानेगी, इसको आप एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। और ये यूनानी के बारे में जो है कि आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एलोपैथिक दवाई खा खा के जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसमें परेशान हो जाते हैं। तो कुछ लोग यूनानी की तरफ या हर्बल मेडिसिन की तरफ डाइवर्ट होते हैं कि उनको ये उम्मीद होती है कि इस जो मेडिसिन है इसमें उनको शिफा होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग इसमें जो आज मॉडर्न साइंस में इलाज जो है वो काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा है। सिंपल सा इन्वेस्टिगेशन करवाने अगर कोई जाता है तो हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो अगर गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो सोचता है कि मेरा इलाज सस्ते में और अच्छा हो जाए, तो आपके पास में वो रुजू करता है कि आप यूनानी डॉक्टर्स हैं, यानी कि आप हर्बल मेडिसिन को अच्छे से जानते हैं। अभी मैंने कल लास्ट एक न्यूज़ देखा था कि जो आयुष मिनिस्टर है श्रीपद नायक, उन्होंने कल एक बयान दिया कि आयुष को हम मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे। आप लोगों ने कल देखा होगा अगर न्यूज़ में, तो उन्होंने कहा है कि आयुष को हम जो है मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे।
तो यहाँ पर जो है मेन स्ट्रीम में शामिल करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो है अपनी पैथी को छोड़ के आयुष के नाम पे वहाँ पे दूसरी पैथी में प्रैक्टिस करें। तो आप जितने भी यहाँ से जो एजुकेशन हासिल किया फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के, टोटल यूनानी में ही सीखा है आपने। उसूल इलाज या तस्खीर जो भी है, आप कैसे नब्ज देखते हैं या उसूल इलाज में किस तरह से क्या उसका उसूल बनता है बीमारी का, वो सारा आपने इस 5 साल के पीरियड में सीखा है। और आज के दौर में जो अगर हम देख रहे हैं कि जो अभी कोरोना चल रहा है, पूरा पेंडेमिक है, तो आप कहीं पर भी देखोगे तो यूनानी का एक जो अभी माहौल चला कि यूनानी का जोशांदा और अर्के अजीब और खमीरा ये लोग प्रिवेंटिव के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यूनानी आपकी कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इंसान की या जो भी हमारी हेल्थ है या सेहत का उसको मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है या ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्लाइड्स के तौर पे कि स्कोप ऑफ यूनानी मेडिसिन, स्कोप ऑफ यूनानी मेडिसिन ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन के बाद में क्या क्या इसमें स्कोप है, तो ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले ये सवाल होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनानी ग्रेजुएशन अब किस रास्ते पे जाएंगे, क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने जो चौराहे का एक फोटो बनाया है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट रोड्स ऑफ्टन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, यानी कि आप मुश्किलों के रास्ते से गुजरते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। तो मेहनत के बगैर ये रास्ता या मंजिल आपको नहीं मिलेगी। जब तक आप लोग अपना जो थियोरेटिकल जो पॉइंट आपने पढ़े हैं यहाँ पर उसका क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, तो अब हमें कैरियर चॉइस करने के लिए जहाँ अगर फ्यूचर में कैरियर कुछ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि हु आर यू, आप कौन हैं। यहाँ पर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर जॉब के लिए एप्लीकेशन देंगे, आपको कॉल किया जाएगा, तो आपको वो लोग जो है एज ए यूनानी फिजिशियन के तौर पे ही जानेंगे। वो आपसे मॉडर्न का एक वर्ड या एक सेंटेंस भी नहीं पूछेंगे कि फला डिजीज में क्या है क्या नहीं है। आपसे वो पहला सवाल ये करेंगे, वो उनको पता है कि आप यूनानी से ग्रेजुएट हैं, तो यूनानी से ग्रेजुएट होने की वजह से आपको ये बताना होगा कि हम यूनानी फिजिशियन हैं और हमारी पैथी के जो उसूल हैं, जो बुनियादी उसूल बताए गए हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है या उनको बताना ज़रूरी होगा। तो दूसरा पॉइंट आता है लर्न अबाउट योर सेल्फ। तो लर्न अबाउट योर सेल्फ में आपने इन 5 सालों में जितना भी आपका जो ड्यूरेशन है एजुकेशन का, बीएमएस का, ग्रेजुएशन का, तो इसमें आपने इन 5 सालों में क्या सीखा। आप अपने आप में एनालिसिस करिए कि आपने इन 5 साल में अपना जो आपके वालिदैन ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, तो उन 5 सालों में आपने उनको फीडबैक कितना दिया एज पर योर ग्रेजुएशन के हिसाब से। क्योंकि आपके वालिदैन या हमारे वालिदैन ने भी एक टाइम पे ऐसी उम्मीद लगाई थी कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा डॉक्टर बने और वो लोगों की खिदमत अच्छी करे। तो ये आप अपने हिसाब में लगाइए कि इन 5 सालों में आपने क्या सीखा। दूसरा आता है नो योर वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है। तो अगर आप अपनी वैल्यू को जो जानना चाहते हैं तो आपको पहले वाले पॉइंट्स में आना पड़ेगा आपको कि आपने इस पीरियड में कितना नॉलेज गेन किया और आप कितने एक्टिव हैं और कितना आप जानते हैं इस पैथी के बारे में या अपनी पैथी के बारे में। अदर पैथी की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एलोपैथी से वास्ट है और यूनानी में भी वास्ट है, लेकिन आपको उसका नॉलेज ज़रूरी है माशरे के हिसाब से, वो भी आप ज़रूरी है करना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर स्किल। तो यहाँ पर आप हर एक के अंदर अपनी अपनी कोई खूबियाँ होती है, कोई भी हो, किसी में कोई खूबी होती है, किसी में याद करने की अच्छी खूबी होती है, किसी में बात करने की अच्छी खूबी होती है, जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज योर एम। तो आपने जब बीएमएस ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो जब एडमिशन लिया होगा आपने, तो उसमें कुछ ना कुछ एम्स तो होगा। तो इन 5 सवालों के जवाब आप अपने आप में एनालिसिस करिए और उसके बाद में सोचिए कि अब जो आज सिचुएशन है, तो इसमें आपको पहली कंडीशन है कि क्या आपको जॉब की ज़रूरत है, डू यू नीड जॉब। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आपके लिए उसमें आगे बहुत सारे मैं कैरियर्स बताऊंगा, वो देखते जाइएगा।
तो जॉब किस टाइप का चाहिए आपको, रेगुलर चाहिए या पार्ट टाइम जॉब चाहिए? और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए कहीं पर तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्किल के हिसाब से, अगर आपको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है तो आप उसमें हायर एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ पर जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए माहिर तिब या माहिर ज़राअत का जो कोर्स होता है ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बहुत सारे होते हैं वो भी कर सकते हैं। एमडी और एमएस हम किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, तो एमडी और एमएस के लिए आज जो है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, ये नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है विद द हेल्प ऑफ बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो आज हम पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन बगैर इस टेस्ट के नहीं ले सकते हैं, आपको इस टेस्ट में अपियर ही होना पड़ेगा और उसमें फिर आपका जो मेरिट सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपका एडमिशन के लिए कोई भी आपका कॉलेज मिल जाए ऑल ओवर इंडिया में। अब तो ऑल ओवर इंडिया हो गया, पहले की तरह नहीं था कि सिर्फ अलीगढ़ और हमदर्द में ही हो, अब तो आप इसमें फाइट कर सकते हैं। तो MD-MS जो होता है वो 3 साल के ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं एलिजिबिलिटी की। तो पहला है कि एलिजिबिलिटी आपकी BMS डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो चाहे आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन हो या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हो। और इसके लिए एक शर्त और है कि आपकी 1 साल की इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो बगैर इंटर्नशिप कंप्लीटेशन के आप इसमें अपियर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि इंटर्नशिप 30 सितंबर तक के अगर किसी की कंप्लीट हो रही है तो वो भी इस टेस्ट में अपियर हो सकता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है कोर्सेज है वो 14 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आज हो रहे हैं। तो आप भी इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट में चॉइस कर सकते हैं एज पर योर स्किल। तो ये 14 डिपार्टमेंट्स जो है, पहला है कुलियात उमूर तबैया। कुलियात उमूर तबैया सभी लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो कुलियात में आपने देखा होगा कि जितने भी नज़रियात होते हैं, जो अतिबा अगर कोई अपना नज़रिया पेश करते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करके आप अपना थीसिस वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनाफ़े उल आज़ा। फिजियोलॉजी में भी MD होता है और इल्मुल अदविया में, इल्मुल सैदला में भी, इल्मुल अतफ़ाल में, ये अभी इसमें हैदराबाद में पहले होता था लेकिन शायद बंद हो गया। तो अभी एक अतफ़ाल वाला डिपार्टमेंट बचा है, लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में MD चालू है। मौलजात में भी MD हो रहा है और मौलजात में भी काफ़ी मतलब ब्रांचेस हैं, आपको स्कोप अच्छा है, इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है इसके या सब्जेक्ट जो है इसमें अलाइड होते हैं। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है। इल्मुल अमराज पैथोलॉजी, ये भी जस्ट रिसेंटली कुछ 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है NIM से। इलाज भी तदबीर में भी आप लोग जानते हैं कि आजकल इसका काफ़ी स्कोप चल रहा है और लोग इलाज भी तदबीर से काफ़ी मुतासिर भी हो रहे हैं और इसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन है अमराज जिल्द व जहराविया, डर्मेटोलॉजी और वेनरल डिजीज़ में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो अगर आप इसको भी करना चाहें तो बेहतर है, क्योंकि स्किन डिजीज़ आजकल क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट डिजीज़ है स्किन डिजीज़, किसी को भी हो सकती है और ऐसा कोई बंदा शायद ही मुश्किल से मिलता हो जिसको कोई स्किन डिजीज़ ना हो, कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है स्किन में। नेक्स्ट है तशरीहुल बदन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, इल्मुल जराहत और इल्मुल अमराज उज़्न अनफ व हलक ENT में भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो अभी रिसेंटली लखनऊ और इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ है और अमराज निस्वा में ऑल ओवर इंडिया में ये होता है। तो ये 14 डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपनी काबिलियत के लिहाज से और एंट्रेंस टेस्ट के लिहाज से आप किसी भी इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद में आपको चॉइस फीलिंग होती है कि आपने किस डिपार्टमेंट जाना है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है PG डिप्लोमा कोर्सेज इन यूनानी मेडिसिन। तो B फार्मा ये आप 10+2 के बाद में भी कर सकते हैं या यूनानी के ग्रेजुएशन के बाद में भी कर सकते हैं, 4 इयर्स का ड्यूरेशन है। तो इसका भी एडमिशन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है। इसके अलावा जो हम डिप्लोमा जो है 2 साल की ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। इसमें D फार्मा है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी अमराज एन में होता है, और डिप्लोमा इन ENT और डिप्लोमा इन रेजिमेंटल थेरेपी। तो ये 4 डिप्लोमा है जो 2-2 साल के पीरियड्स में होते हैं और ये जामिया हमदर्द से
होते हैं। नेक्स्ट है पीएचडी इन यूनानी मेडिसिन। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लियर कर लिया है तो आपको पीएचडी इजीली आराम से मिल जाएगा। 2 डिपार्टमेंट में पीएचडी स्टार्ट हुआ है एनआईएम से। तो इसमें तो एसेंशियल है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, एमडी आपका कंप्लीट होना चाहिए। 2 ही डिपार्टमेंट है, अदविया और मौलियात में। तो इसका भी जो टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट है, ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इसको कंडक्ट करवाता है। और इसकी वेबसाइट जो मैंने डाल के रखी है, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो इसको वेबसाइट को नोट कर सकते हैं। 1 साल में इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, मे बी इन द जुलाई और मंथ ऑफ मई। तो एग्ज़ाम होते हैं सितंबर में शायद इसके। तो आप इसको तो अगर आप यूनानी से पीएचडी नहीं हो पा रहा है आपका, तो इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे डिसिप्लिन से आप पीएचडी विद द हेल्प कोलैबोरेशन विद यूनानी आप कर सकते हैं। ये जामिया हमदर्द जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप दूसरी फैकल्टीज़ में जाके पीएचडी भी कर सकते हैं। 3 साल का रिसर्च ऑफिसर के तौर पे, सीनियर रिसर्च ऑफिसर के तौर पे आपको इसके अंदर फेलोशिप मिल जाएगी। तो यहाँ इंडिया में जो लखनऊ में इंस्टीट्यूट है CSIR, उसमें आप डायरेक्टली एज ए साइंटिस्ट या रिसर्चर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अच्छा नेशनल लेवल पे आपको इसका स्कोप बहुत बढ़िया मिलेगा। नेक्स्ट है दूसरे हम इंटरडिसिप्लिनरी में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है कि MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कोर्सेज जो होता है, तो वो आप इसको दोनों लेवल पे कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के बेसिस पे भी हम इसको कर सकते हैं। तो इस ये जो MBA बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करवाती है इस कोर्सेज को। जहाँ तक कि मुझे अगर आप डिस्टेंस लर्निंग में करना चाह रहे हैं तो अन्नामला यूनिवर्सिटी से भी इसके ये हो जाता है इजीली। तो इसके जो एम्प्लॉयमेंट, ये 2 साल के ड्यूरेशन में होता है और इसके 4 सेमिस्टर्स होते हैं। तो इसमें आपको करने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इसका है कि आप एम्प्लॉयमेंट रोल में हेल्थ फाइनेंस मैनेजर के तौर पे आप इसमें वर्क कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी इसमें आप जॉब कर सकते हैं, या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पे, या फिर HR असिस्टेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के तौर पे, या सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे MBA करने का फ़ायदा ये होता है कि आजकल जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एज ए ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो एक आदमी एक हॉस्पिटल नहीं संभालता है, यानी कि एक ग्रुप होता है, जो सोसाइटी होती है, कम्युनिटी होती है, मैनेजिंग बॉडी होती है, वो मल्टीपल हॉस्पिटल को मैनेज करती है। तो मैनेज वो खुद नहीं करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं उनको रख के मैनेज करवाते हैं। तो इसमें भी बेहतर है। नेक्स्ट है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स। तो ये कोर्स जो है 6 मंथ्स से 1 साल के ड्यूरेशन में होता है, यानी 2 है इसके अंदर, 6 मंथ का भी है और 1 साल का भी है। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में आप मेडिकल टर्म्स को डिकोडिंग करने का काम होता है इसमें मेनली। तो अक्सर इसकी वार्ड्स जो है चेन्नई में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसकी बार मतलब मुझे तो मैसेज आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि इसमें मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के मैसेज उसमें कन्वे होते रहते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का एक स्कोप और ये है कि आप इसमें फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप इसको के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो मेडिकल समराइज़र बन सकते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी हिस्ट्री लिखने की बजाय आप उसको शॉर्ट हिस्ट्री लिख के, जिस तरह से न्यूज़पेपर वाले जो किसी का बयान लिखते हैं तो एकदम शॉर्ट वर्ड्स में लिखते हैं, तो इस तरह से आप इसको भी समराइज़ कर सकते हैं। और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का भी काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है गवर्नमेंट में जो मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ रिकॉर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं उस पर एज ए टेक्नीशियन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, या फिर कोर्ट रिपोर्टर्स, या फिर इसके बाद में इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आप इस जॉब को कर सकते हैं, और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट है एडवांस डिप्लोमा इन एक्सरे रेडियोग्राफी एंड सोनोग्राफी टेक्निक्स। तो ये 1 साल 6 महीने का कोर्स है, 3 सेमेस्टर में कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है MBBS, BAMS और BMS। तो हम BMS इसके लिए हम इसमें एलिजिबल हैं, हम इसको कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है एक्सरे या सोनोग्राफी टेक्निक्स में। इसके बाद आता है PG डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। ये 2 साल का कोर्स है। इसमें एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशंस ये रखी गई है, बैचलर मस्ट हैव रिलेटिव फील्ड 50% मार्क्स उसको होना ज़रूरी है।
50% से अगर कम मार्क्स हैं तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है DMS, डायग्नोस्टिक मेडिकल सोनोग्राफी। ये 1 साल के ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें भी सेम कंडीशन, 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है PG डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड मेडिकल साइंस मेडिकल सर्विसेज। इसका कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ का है और इसके अलावा एक और PG डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर, ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर। तो आजकल जो मेडिसिन में या हॉस्पिटल्स में इन दोनों सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो इस बेसिस पे आप ICU या NICU में इजीली आपको इस सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब मिल जाएगी। या फिर कैजुअलिटीज़ में जो डॉक्टर्स होते हैं तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है वो कैजुअलिटीज़ में ज़्यादा आती है, तो इसलिए आपको अच्छी सैलरी पे इसमें भी जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी जो है इसमें आप MSc इन एनाटॉमी कर सकते हैं। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है इसका 2 साल का ड्यूरेशन होता है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 2 सेमेस्टर पर ईयर। जो इसको एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही इसका एडमिशन होता है। 2 यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिखे हैं, रामा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर ये 2 यूनिवर्सिटीज़ को कंडक्ट करवाती हैं अदर देन एलोपैथिक मेडिसिन। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि अगर आप इसमें बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो 10+2 एग्जामिनेशन का जो है आपका वो रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, या फिर अगर आप MSc मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा PhD का भी सेम कंडीशन है, किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये जो बताया है कि 3 साल का जो है BSc है और MD और MS इसमें जो होता है वो सिर्फ ओनली फॉर MBBS, नॉट फॉर यू। तो इसमें हम आप जो है 2 साल का MSc कर सकते हैं, इसके में काफ़ी अच्छा स्कोप है MSc का। अब इसमें हमें क्या क्या एम्प्लॉयमेंट रोल्स मिलेंगे, तो इसमें पहला है टीचिंग। आप किसी भी यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग के लिए एलिजिबल हैं, या फिर रिसर्चर्स के तौर पे, या एसोसिएट प्रोफेसर इन एनाटॉमी। MSc करने के बाद में आप डायरेक्टली एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे भी इसमें हो सकते हैं, या फिर सीनियर मेडिकल कोडर, इसमें भी आपको अच्छा सा स्कोप मिल जाएगा। और मेडिकल साइंटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट और डेमोन्स्ट्रेटर। हमारे यहाँ पर भी एनाटॉमी डिपार्टमेंट में डेमोन्स्ट्रेटर की वैकेंसी होती है, और इसके लिए तो अभी हमारे BMSc या क्वालिफाइड या जो होते हैं वही एलिजिबल हैं, इसमें कोई भी नया नहीं आया। लेकिन ये कोर्स बहुत अच्छा है MSc अप्लाइड में। आप इसमें मॉडर्न एलोपैथिक के भी कॉलेजेस में जाके एज ए डेमोन्स्ट्रेटर काम कर सकते हैं। तो इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी, बायोमेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में, अप्लाइड आर्ट्स एंड साइंस इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में आपको इसका स्कोप बेहतर है। अब ये इतने सारे कोर्स करने के बाद में हम देखते हैं कि हमें जॉब की कहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया में, अब्रॉड में हम इसके बाद देखेंगे। तो इंडिया में हमें जो है नेशनल आयुष मिशन में आप एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं, या फिर नेशनल हेल्थ मिशन में। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल हेल्थ मिशंस में, जैसे RBS के हुआ और ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम हुआ, लेप्रोसी प्रोग्राम हुआ। तो इसमें जो है ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तौर में हमें आयुष मेडिकल ऑफिसर के तौर पे ये लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, और टाइम बाय टाइम इसकी वैकेंसीज भी आती रहती हैं। या फिर आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेजेस में, UG और PG कॉलेजेस में आप एज ए लेक्चरर या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो एज ए लेक्चरर आप इसमें अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में आप जो है सेंट्रल की हो या फिर लोकल हो या स्टेट की हो डिस्पेंसरीज, जैसे अभी हमने देखा था कि कोरोना में गवर्नमेंट ने बहुत सारी लोकल डिस्पेंसरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें भी काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट दिया है, 6 महीने का दिया है, या किसी को 3 महीने का दिया है। तो इसमें भी आपको ये जो परमानेंट भी होती है सीटें और लोकल भी होती हैं, तो इसमें एज ए आयुष मेडिकल ऑफिसर के तौर पे आप लोग अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमने उधर PhD देखा था या आयुष नेट का जो क्वालिफिकेशन देखा था, तो इसके बिना पर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए रिसर्च ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के,
या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रिसर्च सेंटर्स होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी हॉस्पिटल के ऊपर लिखा रहता है कि डैश डैश हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, तो यहाँ पर आप इसके में भी एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एज ए रिसर्च ऑफिसर्स मैंने बताया है कि CCRUM और अदर ICMR, CSIDR और CDRI। तालियों की कमी मत करिएगा, बहुत तालियों के साथ सर का स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप आज इस शाम में शिरकत किए। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम, मैं सर की एक बार ज़रा तारुफ करा दूं कि सर का नाम है डॉक्टर अनीकुर रहमान सर, और आप लास्ट का जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें गजदर सर थे, यहाँ पे हमारे सभी के बीच में थे। अभी जो वबा आप उन्हीं के साहबजादे हैं। आपने MBBS भी किया है और उसके बाद में MS किया है। MS गालिबन यूरोलॉजिस्ट, अच्छा जनरल सर्जरी है, स्पेशलिस्ट इन यूरोलॉजिस्ट है शायद ये हैं, और अभी तो और करेंगे। तो इसके बाद में आप क्वालिफिकेशन PG और वगैरह करने के बाद में आप जो है प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपना खुद का नर्सिंग होम या क्लिनिक्स भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आजकल ये कंडीशंस हैं, CMHO से आपको लाइसेंस लेना होगा और सेंट्रल या स्टेट बोर्ड का रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट है, आपने जो PG किया है इल्मुस्सैदला या फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तो आप इसके लिए आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या यूनानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी खुद की भी सेटअप कर सकते हैं अगर आप इस काबिल हैं तो, या फिर आप किसी कंपनी में एज ए ड्रग रिसर्चर्स के तौर पे उसमें अपॉइंट हो सकते हैं, ये चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट या ऑटोनॉमस। दूसरा है ड्रग कंट्रोल सेक्टर, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही होता है। तो इसमें जो फार्माकोविजिलेंस हो रहा है आजकल, ये नया जो डिपार्टमेंट आया है काफ़ी पुराना, लेकिन अभी इसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है फार्माकोविजिलेंस के लिए। जो हम यूनानी, ये कहते हैं ना कि यूनानी दवाओं का कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये उसी को ऑब्जर्व करने के लिए है कि यूनानी दवा का अगर नुकसान नहीं हो रहा तो फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है, किसी दवा का एडवर्स इफेक्ट है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए ये फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट सेटअप किया गया है। इसमें भी हमारे यूनानी डॉक्टर्स जो है वो अपॉइंटेड हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ वैकेंसीज आई थी इसमें, तो इसको भी आप इसमें अच्छा जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट है WHO में यूनानी डॉक्टर्स को जो MD कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब में, तो उनके लिए या ग्रेजुएशन लेवल पर भी, दोनों लेवल पे इसमें अच्छी जॉब आती है। इसमें सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर के तौर पे अपॉइंटमेंट दिया जाता है, और फील्ड ये जो WHO का वर्क है ये फील्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो इसके लिए भी आपको अच्छी काफ़ी सैलरी इसमें बेनिफिशियल है। और ये इंश्योरेंस सेक्टर्स में यूनानी को कुछ टाइम पहले ही इंक्लूड किया गया है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। और यूनानी स्पेशलिस्ट क्लिनिक अपना खुद भी आप सेटअप कर सकते हैं, जैसे इलाज बिल तदबीर का हुआ, या हिजामा सेंटर हो गया दलक, या इलाज बिल गिज़ा सेंटर डाइटोथेरेपी हो गया, तो ये सेंटर्स आप अपना पर्सनली भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अब्रॉड में जो है इसके अच्छे काफ़ी स्कोप हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो है हमारी पैथी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसलिए कि वो साइंटिफिक, वो कहते हैं कि वो साइंटिफिक नहीं है। लेकिन हमको ये प्रूव करके देना है कि उनको ये हमारी पैथी जो है काफ़ी पुरानी है और साइंटिफिकली बेस्ड है। तो इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, साउथ अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ ये यूनानीज को क्वालिफाइड को प्रेफर करते हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए अगर हम UAE में जाना चाहते हैं तो UAE में जो है तो 3 अथॉरिटीज़ जो है हमें लाइसेंस देती हैं यूनानी के प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ का एक रूल ये है कि आप जिस पैथी में क्वालिफाइड हैं आपको उसी पैथी में ही प्रैक्टिस करना है। हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि आप BMS हैं और पूरा टोटल एलोपैथी ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ इस तरह से नहीं होता है। तो इसके जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ UAE के लिए, दूसरा है अहाद, तो ये हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, और तीसरा है DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी। जो ये तीनों अथॉरिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन इसके कुछ एरिया बटे हुए हैं जो अपने अपने एरिया में प्रैक्टिस करने की या आपको क्लिनिक वगैरह खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी परमिशन देते हैं। तो इसके लिए हमें इनसे लाइसेंस लेना होता है, और यहाँ पे भी एक है कि आपको एक लक्ष्मण रेखा पार करना पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल होंगे।
तो ये कंडीशन है यहाँ के प्रोसीजर फॉर TCAM। TCAM जो होता है ट्रेडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव मेडिसिन, इसमें यूनानी भी शामिल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है MOH गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इस पे आपको अपनी ID, लॉगिन ID और पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो ID दी है एग्ज़ाम्स की, जो smartforms.moh.government.in, तो इस पे आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने के बाद में ये जो ये कंडीशन और रहती है कि जो ये फीस लेते हैं एग्जामिनेशन फीस, ओनली एक्सेप्ट इन ई दिरहम, ये दिरहम में ही एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी करेंसी में ये फीस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इसमें टोटल सीट्स होती हैं 150 और मैक्सिमम अटेम्प्ट आप 3 अटेम्प्ट होते हैं। अगर आपने 3 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो वो आप एलिजिबल है, अगर नहीं किया है तो आपको फिर 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ट्राई करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो है एग्ज़ाम्स साल भर में 4 बार या 5 बार कंडक्ट होता है, तो बेस्ट है इसमें। और सेंटर्स जो है इसके दुबई और शारजा, ये 2 ही शहर में से एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं। आप जो भी सेंटर चॉइस करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात आती है, तो इसमें सबसे पहले ये कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो ये इसमें इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन 1 साल का वो इंक्लूड नहीं है। तो जब आपको डिग्री अवॉर्डेड हो जाती है तो उसके लिए आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस विदाउट एनी गैप होना चाहिए विथ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लिया और ये उसके फॉर्म अप्लाई कर लिया। इसका आप कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स बड़े होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस एसेंशियल है। और या फिर आपने किसी डिप्लोमा वगैरह किया है तो डिप्लोमा के लिए 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज़ नेसेसरी। तो जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपने बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके आप अपने एलिजिबल हो सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर हुआ आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइसेंस मिलता है तो आप उसमें क्या काम कर सकते हैं, तो आपके जो है अलाउड टू वर्क इन मेडिकल सेंटर्स, जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनके यहाँ पर आप उसमें वर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का भी वहाँ पे मेडिकल सेंटर्स ओपन कर सकते हैं, या फिर आप किसी सेम फैकल्टी के अंडर सुपरविजन में वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब्रॉड के लिए। थैंक यू। इतना तालियों की कमी ना होने दीजिए, कतरा कतरा वक्त गुजर जाए। दिया गोड़ा सर जी का वेलकम डॉक्टर आबिद सर करेंगे, रोज देकर वो स्टेज पर आए। देवड़ा सर, करेक्शन प्लीज। बेरर हैं जो सब बखूबी अपना काम का अंजाम भी देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हमारी मदद भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल जो हाउ में वेबिनार हुआ था उसमें तो हमारे राहुल सर ने बड़ी मदद की थी, क्योंकि मोर देन 1400 से ज़्यादा बच्चों का सर्टिफिकेट इशू करना था, जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल था। सर ने उसमें उसके लिए भी मदद की। उसके बाद में मेरा पर्सनल वेबिनार हुआ था। खूबसूरत खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है और हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है और हमारी महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। इस बीच हमारे अनीकुर रहमान सर इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अल्फाज हमसे कहें और हमें भी बताएं कि हम आगे अपनी लाइफ में होने वाले अचीवमेंट कैसे पा सकते हैं। सर प्लीज़। यहाँ स्टेज पे बैठा हूँ। इसके पहले मुझे याद है कि जब यूनानी कॉलेज के शुरू के कुछ फंक्शंस हुआ करते तो मैं आप लोगों के जैसे ही जो फर्स्ट सेकंड बैचेस थी उनके साथ क्रिकेट खेला करता था। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बट खैर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस साल पास किया है। तो आप ये मान के चलिए कि लाइफ की शुरुआत अब होगी। ये सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ की शुरुआत थी और ख़त्म हुई है, बट अब आप लोगों की असली लाइफ जो है वो अब शुरू होने वाली है। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली मुझे लगता है कि पता नहीं इस एज में आप लोगों को कोई सिखाता नहीं है, बताता नहीं है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ें आपने अपने इस
करियर में पढ़ी हैं, तो इसे आपको कभी भूलना नहीं है। मैंने काफ़ी सारे BUMS डॉक्टर्स को देखा है जो अल्टीमेटली BUMS से रिलेटेड सब भूल चुके होते हैं और सब कुछ एलोपैथिक की तरफ आ जाते हैं। तो आपने जो अपनी बेसिक मेडिकल की ट्रेनिंग इस कॉलेज से ली है, कोशिश करें कि इसको जितना आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें उसको करें। और इंटर्नशिप में एग्जैक्टली और इंटर्नशिप एक ऐसा पीरियड होता है, एक साल की होती है ना, 12 महीने की। तो इंटर्नशिप एक ऐसा पीरियड होता है, मैंने सुना है कि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने होम टाउन चले जाते हैं और वहाँ से करते हैं। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा काम और जितनी मेहनत अपनी इंटर्नशिप में आप लोग कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो एक साल का ऐसा पीरियड रहता है जो आप इंटर्नशिप में सीख जाएंगे, वो आपको हमेशा अपनी लाइफ लॉन्ग वो चीज़ काम आएगी। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब मेरा, क्योंकि यूनानी से मेरा पर्सनल इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग इसमें नहीं हुई है तो मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैंने काफ़ी सारे क्वालिफाइड BUMS डॉक्टर्स देखे हैं जो MBBS डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जहाँ भी जाएँ, जो भी काम करें, आपके पास में एक एक्स्ट्रा डिग्री है। और ये जो एलोपैथी और मेडिसिन है वो अल्टीमेटली आप जितना काम करेंगे, जितने पेशेंट्स देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। तो कोशिश करके अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ाने की कोशिश करें, इन 12 महीनों का यूटिलाइजेशन करें। और मैं मेरी तरफ से पर्सनली मैं देवास हॉस्पिटल, आप लोगों ने सुना होगा कि देवास हॉस्पिटल है अब देवास में, तो मैं वहाँ पर्सनली बैठता हूँ। वहाँ पे टोटल 4-5 डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं। तो मैं मेरी तरफ से मतलब एक ओपन आप लोगों को इनविटेशन देता हूँ कि आप में से कभी भी कोई भी हम लोगों से कुछ भी सीखना चाहे, आप आके कुछ भी करना चाहें, तो आप मुझसे पर्सनली आके मिलिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि मैं, अगर मेरे पास में 5 या 10 BUMS फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं तो मैं उनको हर डिपार्टमेंट में 2-2 महीने या 3-3 महीने के लिए रोटेट करूं, ताकि अपार्ट फ्रॉम BUMS जो आपने सीखा है एलोपैथिक रिलेटेड, आप जो बेसिक सीख सकते हैं वो आप हमारे यहाँ से सीखें। और अगर आप हमें पसंद आते हैं और अगर आप लोगों को हम पसंद आते हैं तो हम आपको अपने इंस्टीट्यूट में और अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी तैयार हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जैसे मेरा सर्जरी में ज़्यादा इंक्लिनेशन है, तो अगर कोई सर्जिकल असिस्टेंट बनने में इंटरेस्टेड है, किसी को सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो वो भी आके मुझसे मिल सकते हैं। तो सर्जरी और सर्जिकल असिस्टेंट में बहुत स्कोप होता है। BUMS के अलावा आपने जो अपनी बेसिक ट्रेनिंग ली है उसके बाद अगर आप सर्जिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और किसी एक बड़े सर्जन या बड़े कंसल्टेंट के साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2-4 साल 5 साल की मेहनत है। तो शुरू से फर्स्ट डे से आप डिसाइड करके लग जाएं उसमें, जो करना चाहता है, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। मैंने तो यही सुना है और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहें, जो करना चाहें, सब में बहुत स्कोप है, सब कुछ कर सकते हैं। देवास में रह के कर सकते हैं, देवास से बाहर जाके कर सकते हैं, अपने होम टाउन जाके कर सकते हैं, अब्रॉड जाके भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिला, आपने यहाँ पे इतनी पढ़ाई करी और आप सब लोग पास होके जा रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। सब लोग, मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 5 साल बाद हर इंसान 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आराम से कमा रहा होगा। पैसे सेकेंडरी होते हैं, पैसे को कभी अपना प्राइमरी एम मत रखिएगा। सबसे पहला एम आपका ये होना चाहिए कि आपने जो एजुकेशन ली है और जो आपने सीखा है, तो आप इस फील्ड में इसलिए गए और आपके नाम के आगे आप लोगों ने डॉक्टर इसलिए लगाया क्योंकि आप आगे जाके गरीबों की या लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, और जो बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में कि लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा लोगों की हेल्प करने का और उनकी सेवा करने का मोटिव होना चाहिए। पैसा सेकेंडरी है, पैसा सबको मिल जाता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। Words and share your memories which you spent with our college students, and we are very thankful for inviting us in your hospital. We really thankful for your guidance and your support for that you are telling. So बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस्तकबाल का सिलसिला जारी रखते हुए हम चाहेंगे कि जिया सर को इस्तकबाल उन्हें मोमेंटो देकर विक्रम यूनिवर्सिटी की जो भी हमारी फाइनल ईयर के सीनियर्स हैं वो सभी स्टेज पे आ जाएं। मैम प्लीज़। और सर को, हाँ रियली मैं चाहूँगी कि आप लोग स्टेज पे आने से पहले एक बड़ी तालियां दे सर के लिए, क्योंकि एक साल में 3 पेपर होना सच में ये बहुत ही अमेजिंग सी बात है। ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स आप लोग नीचे बैठ भी सकते हैं, इस तरह फोटो सेशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। सो नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू दैट हाउ यू हैव टू मैनेज इट। कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ बस। ये देखिए अंधेरा आ रहा है, फोकस मारिए लाइट पे। यार हम कर लेंगे, क्या हुआ? हाँ यार वो हर बार में ध्यान देना है। आइए प्लेस थोड़ा लाइट प्लेस थोड़ा हाँ जो गुजारिश है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, ये वही सितारे हैं जिनके आंगन में हम पल और बढ़ रहे हैं और आज बाइसी फक्र। तो उनका मोमेंटो लेने के लिए राजी हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और सर को जब कुछ होता है रब मेरा तब अच्छी किस्मत देता है, इल्म की दौलत देता है। तो कॉलेज में किताब से लेकर हर फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। कनीज और फरजाना से गुजारिश है कोई भी हैं स्टेज पे। खुदा का लाख लाख हम कमाए यूनानी हैं, हम कमाए। यूनानी तिब की सिन्फ है। इनको तो हर कोई जानता है क्योंकि फीस के लिए सबके पास कॉल करके पूछते हैं मैम मेरे प्रैक्टिकल का क्या हुआ। और खासकर उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैम को स्टेटस लगाना पड़ता है कि प्लीज मुझे कॉल या मैसेज मत करो। 24/7 अवेलेबल रहते हैं।